टेंशन डेवलप्ड इन अ मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। और लास्ट क्लास में टेंशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। स्ट्रिंग के बारे में क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर एक लोड को तुम टाई करोगे, ठीक है, कोई भी एक पतले से स्ट्रिंग में एक लोड को हम टाई करते हैं तो स्ट्रिंग टाइट हो जाता है। क्यों टाइट हो जाता है? ड्यू टू एक फोर्स डेवलप होता है उस स्ट्रिंग में, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन, ठीक है। और वो हमेशा कैसा बिहेवियर का होगा? पुलिंग बिहेवियर का। इट इज ऑलवेज ऑफ पुलिंग बिहेवियर के, और मास से अबे लगता हुआ होता है। हमेशा किधर लगता हुआ होगा? जिस रस्सी को जिस मास से अटैच करोगे वो मास से हमेशा क्या होगा? अबे होगा। चलो तो एक बार फिर से टेंशन डेवलप्ड इन मासलेस स्ट्रिंग हम देखते हैं। एक बार फिर से उसी डिराइवेशन को हम समझेंगे। लेट्स से कि यहाँ पे एक मास है और इस जगह पे एक दूसरा मास है। इसको लेबल कर देता हूं M1 और M2 से। ये सरफेस कैसा है बच्चा? स्मूथ। सरफेस जो है बिल्कुल ही क्या है? स्मूथ है। एक चीज ध्यान रखोगे कि जिस पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए बोला जाए उस जगह पे रस्सी को काट देना है। ऐसा सोचना है कि रस्सी को हम काट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो हम टेंशन डेवलप्ड इन मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। मासलेस स्ट्रिंग कहने का क्या मतलब है? अब कोई बॉडी बिना मास के तो हो नहीं सकता, कोई भी सिस्टम बिना मास के नहीं हो सकता। मासलेस स्ट्रिंग कहने का मतलब ये है कि इन लोड के कंपैरिजन में ये जो ब्लॉक अटैच है इस स्ट्रिंग से M1 एंड M2, इसकी तुलना में इस स्ट्रिंग का मास जो है बहुत कम होगा। 1000 टाइम कम है, 100 टाइम कम है, तो इस स्ट्रिंग को हम मासलेस एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस जगह पे दो पॉइंट कंसीडर करता हूं। लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। इन दोनों जगह पे टेंशन को हमको कंपेयर करके देखना है क्या है। तो देखो, पहले इसका एफबीडी बनाओ। लेट्स से यहाँ पे एक फोर्स मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा हूं। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इस बॉडी का एफबीडी पहले बना लो M1 मास का। कितना हो जाएगा? इधर F, इधर इस जगह पे लेट्स से A पे निकालना है मुझे, तो इसको काटा हुआ सोचना है मुझे, और इस जगह टेंशन अबे होगा इस मास से कितना? TA। सिमिलरली इस मास के लिए अगर एफबीडी हम बनाएंगे तो इस मास का बताओ, इस जगह एक टेंशन लगता हुआ होगा कितना? TB। और इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। अब लेट्स से कि अगर ये दोनों बॉडी कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है, कैन नॉट ब्रेक, तो हर एक मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। इनफैक्ट रस्सी जो कनेक्टेड है, स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है, उसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? सेम होगा, A होगा। बात आ रही है समझ में? तो हर एक मास का एक्सेलरेशन सेम है, इसका भी एक्सेलरेशन इधर है, इस मास का भी एक्सेलरेशन इधर है। और अगर इस जगह पे मैं स्ट्रिंग का एफबीडी बनाऊं, ये जो स्ट्रिंग है देखो, ये पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इधर कितना है टेंशन? TA, और इधर कितना है टेंशन? TB। और इसका मास स्ट्रिंग का कितना है? तो आपने एज्यूम करके रखा है पहले ही, कितना? 0। एक्सेलरेशन कितना होगा? वो तो सेम होगा, है ना। स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन सेम होगा जैसे कि बाकी सिस्टम का है। अब अगर इस स्ट्रिंग के ये पार्ट के लिए मैं एफबीडी बनाऊं, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस टेंशन को क्या लोगे? पॉजिटिव, और उसको क्या लोगे? TB को नेगेटिव। एंड F net is equal to कितना होता है? मास into acceleration. So TA will be positive, TB is negative, that is equal to mass of the string into acceleration. TA minus TB, इस स्ट्रिंग का मास कितना एज्यूम किया है मैंने? 0 into A, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो TA का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? TB के इक्वल है, ठीक है ना। इनफैक्ट यहां से मुझे ये पता चलता है कि इन दोनों पॉइंट जो कि अलग अलग पोजीशंस है उस स्ट्रिंग पे, इन दोनों पॉइंट्स का, उन दोनों जगह पे टेंशन हमेशा क्या होगा? सेम होगा इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस। स्ट्रिंग को अगर मैं कैसा कंसिडर कर लूं? मासलेस, तो टेंशन दोनों ही पॉइंट पे, इनफैक्ट कितने भी पॉइंट्स ले लो स्ट्रिंग पे, हर जगह टेंशन का वैल्यू क्या होगा? सेम। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, किसी एक सिंगल रस्सी में, किसी एक सिंगल स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, है ना, आगे जाके ऐसे एप्लीकेशंस करोगे,
एक ही सिस्टम में ढेर सारे ब्लॉक हैं, ढेर सारे स्ट्रिंग है, तो हर एक स्ट्रिंग का टेंशन सेम नहीं होता है. इफ द स्ट्रिंग इज considered as massless, then in that string only, at each and every point along the length of the string, टेंशन will always be same. टेंशन हमेशा क्या होगा? सेम होगा. मैं इस जगह पे और भी अगर कोई पॉइंट कंसिडर कर लूं, लेट्स से दिस इज एम एन पी पॉइंट, तो इन हर पॉइंट पे, ये जितने भी पॉइंट्स यहां होंगे, इस पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू चाहे आप ए पे निकालो, चाहे टेंशन एट पॉइंट M और टेंशन एट पॉइंट N और टेंशन एट पॉइंट P और टेंशन एट पॉइंट B, ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, प्रोवाइडेड दैट द स्ट्रिंग इज मासलेस. इतनी बातें आ रही है समझ में? अब इस चीज को सोचते हुए ढेर सारे एप्लीकेशन जो है यहाँ पे स्ट्रिंग मास सिस्टम पे होते हैं, स्ट्रिंग मास सिस्टम पे बनते हैं. देखो एक सिंपल सा छोटे छोटे प्रॉब्लम पहले कर लेते हैं यहाँ पे. पहला एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन फर्स्ट, यहां ध्यान दो. लेट्स से कि यहां पर दो ब्लॉक्स हैं जिसको एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है हमने, है ना. दिस इज M1 M2 और सरफेस जो है दिस इज परफेक्टली स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, दिस इज अ स्मूथ सरफेस. लेट्स से M1 का वैल्यू मैंने दे दिया इधर 2 kg. M2 की जो वैल्यू है, M2 मास जो है दिस इज इक्वल टू 3 kg, और इस जगह पे हम एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे, दिस इज इक्वल टू 30 kg. नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक एंड टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग. बात आ रही है समझ में? तो एक्सेलरेशन तो इन दोनों ही मासेस का सेम होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज हैं, कनेक्टेड मास का सिस्टम है, तो हर दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा. अब इस प्रॉब्लम को पहले कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला चीज होता है इसका फोर्स बॉडी डायग्राम बना लो, एफबीडी पहले बना लो. तो एफबीडी अगर मैं इसका बनाऊं तो देखो क्या हो जाएगा. इस ब्लॉक के लिए M1 के लिए बोलो भाई, इस M1 पे एक एक करके हम पहले लिखते हैं फॉर मास M1 के लिए. देखिए इधर कितना फोर्स लग रहा है? 30 kg नहीं, ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन, है ना. तो इधर एक फोर्स लगता हुआ है F, ठीक है. और इस डायरेक्शन में क्या होगा? टेंशन. फ्रिक्शन तो लगना नहीं है क्योंकि सरफेस स्मूथ है. और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है? देखो एक तो हमारा एक्सेलरेशन का पहले मोमेंट डायरेक्शन लिख लो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा एज F इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन. तो एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक का किधर होगा? अलोंग द फोर्स डायरेक्शन. ये कॉमन सेंस से पता चल जाता है मुझे. अब देखो एक तो F लग गया, और एक इस जगह इस रूप में यहां मास से अबे, मास जो है जिस मास के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रिंग यहां है तो मास से दूर लगेगा हमेशा टेंशन. समझ में आ रही है बात? अब इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है. बोलो किस F नेट इज इक्वल टू, अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूं तो इसमें से किस फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे? द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड द फोर्स विच इज एक्टिंग अपोजिट टू इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव. तो F को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, T विल बी नेगेटिव एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. समझ में आ रही है बात? चलिए तो F का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, गिवन है, या बाद में इसको हम पुट करते हैं. अब आ जाते हैं दूसरे मास के लिए, M2 मास के लिए. इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कोट कर देता हूं, और दूसरा मास अगर M2 के लिए मैं बात करूं, सोचो M2 मास को एक्सेलरेट करने का काम कौन सा फोर्स कर रहा है यहां पे? F इज एक्टिंग अलोंग M1 ओनली, है ना. F कहां पे लगता हुआ है? M1 पे. कौन सा ऐसा फोर्स है जो M2 को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ है? दैट इज टेंशन, है ना. एफबीडी बनाओ. देखो यहां गौर से, ये M2 है, इधर हमारा टेंशन लगता हुआ होगा, और तो कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इसका इसी डायरेक्शन में है. तो T के लिए क्या लिख सकते हो तुम? T इज इक्वल टू M2 इंटू A, है नहीं? T इज इक्वल टू M2 इंटू A. अब ये दो इक्वेशंस हैं, F का वैल्यू गिवन है, मास गिवन है,
दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल भी है अपने पास, एक टेंशन डिटरमाइन करना है, एक एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है। एक्सेलरेशन दोनों ही मासेस का सेम है, सो दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लो, दोनों इक्वेशन को यहां पे ऐड कर लो। जब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो भाई देखो, सो F माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए और T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। इन दोनों को ऐड करोगे, T तो कैंसल आउट हो जाएगा, F का वैल्यू कितना? M1 प्लस M2, A को मैं कॉमन कर लेता हूं, तो यहां पे A का वैल्यू आ रहा है F अपॉन M1 प्लस M2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, फोर्स कितना था? फोर्स का वैल्यू वहां कितना लिया था? 30 न्यूटन, और मास कितना था? 2 kg प्लस 3 kg। दिस विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? अच्छा, दूसरी चीज, एक ट्रिक भी तुम्हें बताया था कि अगर एक साथ, इफ द बॉडीज ऑफ द सिस्टम आर मूविंग टुगेदर, वैसे स्थिति में सारे ही बॉडी को हम एक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे बॉडी एक एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो उन सारे बॉडीज को एक बॉडी की तरह ट्रीट करा जा सकता है। और अगर ऐसा मैं मान लूं तो जरा समझो, अगर इन दोनों ही बॉडी को एक मास मैं बना दूं, एक सिंगल मास की तरह मैं ट्रीट करूं, तो क्या हो जाएगा? इस जगह पे देखो, ये अपने पास एक मास है M1 प्लस M2 और फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज F, तो डायरेक्टली मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, नेट फोर्स। अब तो टेंशन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों बॉडी को एक बॉडी एज्यूम कर लिया है, एक साथ है दोनों, तो नेट फोर्स सिर्फ कौन लगेगा यहाँ पे? फोर्स दैट इज F बाई टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ? M1 प्लस M2। Again from this trick you can find the value of acceleration, which will be equal to 30 upon 3 plus 2 will be 5, which is equal to 6 meter per second square. Now यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेने के बाद, किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दें, तो वहां से टेंशन का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। किस इक्वेशन में पुट करोगे? तो देखो, सबसे आसान तो ये है, T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। तो अगर इस इक्वेशन में इस जगह पे मैं यहां पर अगर ये वैल्यू पुट कर दूं एक्सेलरेशन का, सो T विल बी M2 इंटू ए। M2 का वैल्यू कितना था वहां? 3 kg, सो 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 6 3 जा 18 न्यूटन। बात आ रही है समझ में? सबसे पहले क्या किया है? एफबीडी ड्रॉ किया है। हमेशा टेंशन को किधर ड्रॉ करोगे? अवे फ्रॉम दैट मास, है ना, मास से दूर। देखो, इस मास के लिए भी जो टेंशन ड्रॉ किया है, इस मास में ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो इसके लिए टेंशन क्या होगा? इस मास से अवे होगा, बाहर के डायरेक्शन में होगा, और T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। तो सबसे पहला एफबीडी ड्रॉ कीजिए, फोर्स इक्वेशन लिखिए, और उन दोनों ही तीनों जितने भी इक्वेशंस तुमको मिल रहे हैं, उन सबको एक साथ इक्वेट करके हम जितने भी वेरिएबल्स हैं, टेंशन है, फोर्स बिटवीन द टू मासेस, एक्सेलरेशन है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? चलो एक और प्रॉब्लम देखो पहले इसमें, यहां से देखो, एक थर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल इसी तरह का, सिर्फ इन मासेस का नंबर हम बढ़ा रहे हैं। देखो, लेट्स से इस जगह पे एक मास है M1, अनदर मास हियर इज M2 एंड द थर्ड मास इज M3, और इस पे मैं एक फोर्स लगाता हुआ हूं, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, M1 का जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू अगेन 2 kg, M2 इज इक्वल टू 3 kg, and this M3 is equal to, let's say, 5 kg. Again the surfaces, all the surfaces, the block and the horizontal surfaces are perfectly smooth, all the surfaces are smooth. Now अब मुझे एक चीज यहां बताओ कि सबसे पहला चीज तो मुझे जो फाइंड करना है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो तीनों ही बॉडी कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है, तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। टेंशन इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में सेम होगा या अलग होगा? इन दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा?
यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग है या दो अलग अलग स्ट्रिंग है? तो दो अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम कैसे होगा? किसी एक स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है ना, अलग अलग स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन अलग अलग होगा। तो ये दोनों टेंशन का वैल्यू आपको निकालना है। लेट्स से दिस इज स्ट्रिंग 2 एंड दिस इज स्ट्रिंग 1। तुम्हें बताना है कि ये T1 एंड T2 का वैल्यू इस जगह पे क्या होगा। चलो जल्दी करके दिखाओ या देखो। सबसे पहले तो मैं बिना एफबीडी बनाए भी एक्सेलरेशन यहां से निकाल सकता हूं। A इज इक्वल टू, क्या कॉन्सेप्ट होगा उसके लिए? इफ ऑल द बॉडीज हैज सेम एक्सेलरेशन देन यू कैन एज्यूम ऑल द मासेस एज अ सिंगल बॉडी सिस्टम, है ना। एक सिंगल बॉडी बना लू और ये जो बॉडी होगा दिस विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस कितना m3, और ये तीनों ही बॉडी पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां लगता हुआ है ये क्या है? F। सो A can be obtained by the relation A will be equal to F net upon total mass of the system। चलो भाई F net कितना है यहाँ? 40 न्यूटन, और टोटल मास सिस्टम का कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3, है कि नहीं? तो ये 40 और ये कितना है सब लोग? 2 प्लस 3 प्लस 5 इज 10 kg। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बिल्कुल आसानी से यहां से देखो कि इस जगह पे टेंशन कितना लगता हुआ होगा? T1। इस जगह पे टेंशन कितना लगता हुआ है? T2। मैं यहां से शुरू करता हूं, है ना, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक फोर्स है, टेंशन बस लगता हुआ इस मास पे। तो अगर मैं इस मास m1 के लिए फोर्स इक्वेशन लिखूं, सो दिस T1 विल बी इक्वल टू m1 इंटू A। बात आ रही है समझ में? इस T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर यहां पुट करोगे A का वैल्यू तो कितना हो गया? ये मास कितना था? 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 4। कितना हो गया ये? 8 न्यूटन। दूसरे बात, इस मास की अगर मैं बात करूं फॉर M2 के लिए देखो, M2 के लिए बताओ ये सबका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है कि नहीं? तो बताओ किस फोर्स को मैं पॉजिटिव मानूं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेज यहां लगते हुए हैं, एक T2 जो एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में, इसको क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव, और एक T1 जो कि किधर है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। सो T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू M2 इंटू एक्सेलरेशन तो हर एक बॉडी का सेम ही है। तो T2 का वैल्यू मुझे डिटरमाइन करने हैं। T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 न्यूटन। मास कितना है यहाँ पे? 3 kg इंटू एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है। तो T2 विल बी इक्वल टू, इधर 4 3 12 एंड 8, दिस विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। एंड फॉर द थर्ड मास, तीसरे अगर मास की मैं यहां से बात करूं तो थर्ड मास पे देखो कौन कौन सा फोर्सेस लगता हुआ है। एक एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में F एक्सटर्नल फोर्स विच विल बी पॉजिटिव, और इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा इस बार? T2 को नेगेटिव, क्योंकि अवे फ्रॉम द मास इधर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में M3 मास पे T2 लगता हुआ है। तो क्या लिखे यहाँ पे बोलो? इस जगह पे फॉर मास M3 बोलो भाई क्या हो जाएगा? F माइनस T2 विल बी इक्वल टू मास 3 इंटू इट्स एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू मालूम है मुझे, गिवन है वो 40 न्यूटन माइनस T2, है ना, इज इक्वल टू M3 इंटू A। M3 कितना था यहाँ? 5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 4। अब यहां से भी देखो T2 का वैल्यू हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हालांकि निकाल लिया है। इस इक्वेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? T2 को इधर ले आओ, 4 5 20, इधर आएगा नेगेटिव होगा, तो T2 का वैल्यू कितना? अगेन इट्स इक्वल टू 20 न्यूटन। बहुत इजी है ये, सिर्फ फोर्स इक्वेशन लिखिए। फोर्स इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाना होगा मुझे। एक बार किधर भी ले सकते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इधर ही बनाऊं या इधर बनाऊं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते। बट एक बार अगर डायरेक्शन ले लिया एक्सेलरेशन का, यू हैव टू स्टिक विथ इट। ठीक है, इधर ले लो, इस तरफ ले लो, एक ही आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो एक प्रॉब्लम जो है तुम खुद से बनाओ। अच्छा, एक इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लो कि मान लो मैंने गलती से अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ले लिया होता। देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, देखो फोर्स कितना लगता हुआ है, लेट्स से 20 न्यूटन, ये 2 kg का मास है और ये कितने का? 3 kg का। मान लो मैंने कभी गलती से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ले ही दिया,
इस तरफ ले ही लिया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो सोचो, सबसे पहला चीज, इधर एक टेंशन लगता हुआ होगा, इस मास के लिए क्या लिखूं, T माइनस एफ, हाँ कि ना। अब तो एक्सेलरेशन इधर लिया है, तो ये 3 kg वाले पे टेंशन किधर लगता हुआ है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव लेंगे और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो T माइनस एफ विल बी इक्वल टू 3 into A, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड फॉर द सेकंड ब्लॉक, दिस इज 2 kg ब्लॉक, मैं इस जगह पे इस T को क्या कंसिडर करूं, नेगेटिव, माइनस T, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है ये T। So minus T will be equal to mass is 2 kg into acceleration. This is our second equation. अभी भी देखो ये T से T क्या हो रहा है, कैंसिल, F का वैल्यू -20 will be equal to 5A, और यहां से ये जब बनाओगे तो ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है। अब ध्यान से समझो, -4 आने का क्या मतलब है कि आपने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिया है उसको नेगेटिव लेना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहिए। तो ये इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, कभी गलती अगर हो जाए तब भी क्लियरिटी मिलेगी। नेगेटिव साइन आने का मतलब ये सीधा साधा ये है कि आपने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिया है वो इधर ना लेकर के आपको किधर लेना है, इस डायरेक्शन में लेना है। बात आ रही है समझ में? अदरवाइज किसी भी डायरेक्शन में ले लो, आगे जाके तुमको वो पता चल ही जाएगा। एक प्रॉब्लम जो है, तुम इसको खुद से करके दिखाओ पहले। देखो, एक थर्ड एप्लीकेशन लीजिए, इस पे ढेर सारे आगे जाके हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। खुद से लो, 2 kg, अगेन इट्स 3 kg, और इस बार जो है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना लग करके एक 50 न्यूटन का फोर्स लगता हुआ है एट एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, फ्रिक्शनलेस। अब फिर से आपने बताना है इस जगह कि पहले तो एक्सेलरेशन क्या होगा कोई एक सिंगल ब्लॉक का, दूसरा टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको भी सीख लो। देखो पहले ध्यान से, इस बार अगर मैं इस डायरेक्शन में मोमेंट डायरेक्शन लेता हूं, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक कॉमन सेंस लगाओ, क्या यहां से ये फोर्स, ये ब्लॉक का मोशन, मोमेंट डायरेक्शन किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर एक ब्लॉक से रस्सी बांध करके मैं ऐसा खींचना शुरू करूं, ब्लॉक किधर जाता है, इस डायरेक्शन में जाएगा या सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, ये कॉमन सेंस से मुझे पता चल जाता है। तो देखो, सबसे पहला जब एफबीडी बनाना सीखा था तो वहां क्या सीखा था, सारे फोर्स का डायरेक्शन किधर मुझे लेना है, हर एक फोर्स को किधर रिप्रेजेंट करना है, आइदर अलोंग एक्सेलरेशन डायरेक्शन और अपोजिट टू इट और परपेंडिकुलर टू इट। तो यहां पे देखो, अगर इस जगह पे अपन ड्रॉ करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अगर ड्रॉ करोगे, ये टेंशन को ड्रॉ करोगे, तो इस जगह टेंशन कितना होगा, T। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये फोर्स का डायरेक्शन, ये जो F है, F किधर है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में या उसके परपेंडिकुलर, दोनों में ही नहीं। ना तो एक्सेलरेशन यहां पर, ये फोर्स जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, ना ही उसके परपेंडिकुलर है। तो अब क्या करेंगे, वैसे स्थिति में क्या करेंगे, इस फोर्स का दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर लेंगे, वन अलोंग द एक्सेलरेशन डायरेक्शन एंड द अदर परपेंडिकुलर टू इट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, F cos 37 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, F sin 37 डिग्री। अब इसका वैल्यू रिपोर्ट कर दो, तो F का वैल्यू 50 है यहाँ पर, cos 37 is 4/5, so this will be equal to 40 न्यूटन। बात आ रही है समझ में, 4/5 is 40 न्यूटन। उसी तरह F sin 37 अगर यहां मैं लिख लूं, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 into 3/5, so this will be equal to 30 न्यूटन। बात आ रही है समझ में यहां तक, बोलो। अब फिर से देख लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये दोनों बॉडी साथ साथ चलता हुआ है, तो क्या इसको फिर से एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम, हाँ कि ना? क्या फिर से इसको एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करा जा सकता? और एक सिंगल मास अगर बना लो, तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स लगता हुआ है, विच इज
F cos 37 डिग्री। सो एक्सेलरेशन तो इजीली हम यहां से कोट कर सकते हैं, A का वैल्यू कितना, नेट फोर्स इज F cos 37, बाकी कोई इस डायरेक्शन में इन दोनों को ले लिया तो टेंशन तो खत्म हो गया, वैनिश कर गया, क्योंकि दोनों को एक ही मास बना दिया मैंने, तो बीच का टेंशन गायब हो गया। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता हुआ नहीं, ये सरफेस बिल्कुल ही क्या है, स्मूथ है, तो एकमात्र फोर्स वहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगता हुआ है, F cos 37 डिवाइडेड बाय टोटल मास व्हिच इज इक्वल टू 5 kg। नाउ F cos 37 का वैल्यू रखिए, दिस इज 40/5 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे इस टेंशन को भी डिटरमाइन करने, इसको डिटरमाइन करने हैं, टेंशन को भी यहां पे डिटरमाइन करने हैं। तो सोचिए इस टेंशन का वैल्यू कहां से निकालूं मैं, इस मास के लिए इक्वेशन, हालांकि दोनों से कर सकते, पहले जो देखा था फर्स्ट एप्लीकेशन में, इसका भी फोर्स इक्वेशन लिख लो, इसका भी लिख लो, वहां पे A का वैल्यू रख दोगे, टेंशन वहां से मुझे निकल जाएगा, लेकिन आसान है यहां से निकालना, क्योंकि एकमात्र फोर्स यहां पे लगता हुआ है सिर्फ और सिर्फ कौन सा, टेंशन। तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे बोलो, T विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ कि ना, मास इज 2 kg और एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी अभी तुमने निकाल रखा है, सो 2 into 8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 16 न्यूटन। यहां से टेंशन मिल गया मुझे, तो किसी डायरेक्शन में दे दे, है ना, फोर्स को, क्या हम आराम से बिल्कुल टेंशन निकाल सकते हैं। ये एकदम बेसिक से प्रॉब्लम है जहां से शुरू करते हैं, है ना, आगे जाकर के ढेर सारे प्रॉब्लम पढ़ोगे, ढेर सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे, पुली आएंगे, इसके जस्ट बाद हम पुली सिस्टम करेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से पहले लिख लो, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ओके, अब ये पूरा चीज समझ लेने के बाद अब थोड़ा सा और आगे लेके चलना है हमें, और क्या पढ़ेंगे, देखो भैया फिर से टॉपिक इसी में आता है, जस्ट अ मिनट, चलिए अब ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझना, इस स्ट्रिंग को अब हम पुली से कनेक्ट करने जा रहे हैं, है ना। टेंशन डेवलप्ड इन a massless string passing over a pulley, ठीक है। और ये पुली कैसा है, तो पुली, या इसी में केस 1 ले लेते हैं, ध्यान से सुनो, इसका जो पहला केस है, केस 1, if the pulley is massless, पुली कैसा है बच्चा, मासलेस है, पहला केस है। अगर पुली कैसा हो, मासलेस हो, तब अब जाकर के यहां पर टेंशन कितना होगा मासलेस स्ट्रिंग में, क्या अभी भी सेम होगा या अलग हो जाएगा। एक पुली समझते हो, पहले पुली जानते हो तुम, पुली इज सिंपली अ सर्कुलर डिस्क। पुली को कैसा कंसिडर करना है, एक वुड का या फिर कोई मेटल का एक सर्कुलर डिस्क होता है, विच कैन रोटेट आइदर साइड, है ना, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। अब इसी पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग को मैंने लगा दिया है ऐसा, गोइंग ओवर अ पुली, इस डायरेक्शन में। यहां पे एक मास है, लेट्स से दिस मास इज m1, दिस मास इज m2 एंड पुली इज फिक्स्ड। इसको सीलिंग से कहीं पे फिक्स कर दिया है ऐसा। पहले क्या देखा था कि जब हॉरिजॉन्टली दो मास को रखा, उसको एक स्ट्रिंग से अटैच किया, तो किसी एक सिंगल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। उस पूरे स्ट्रिंग के हर किसी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब सोचो, अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि हियर m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 का वैल्यू m1 से क्या है, ज्यादा है, एंड दिस इज द पुली, एक फिक्स पुली है। इसका रेडियस मैं सोच लेता हूं, लेट्स से दिस रेडियस इज r, इसका रेडियस जो है पुली का कितना है, r है, एंड द पुली इज मासलेस। पहला केस मैंने क्या लिया है कि अगर पुली मासलेस है, ठीक है, और दूसरी चीज, ये स्ट्रिंग जो है एक सिंगल स्ट्रिंग पास कर रहा है पुली पे,
एक ही स्ट्रिंग है, इसको डबल स्ट्रिंग नहीं समझेंगे, एक सिंगल स्ट्रिंग को इस पुली पे चढ़ाकर इस तरह से रखा हुआ है। बात आ रही है समझ में? फिर से वही चीज, क्या इस बार भी टेंशन का वैल्यू दोनों ही साइड हर पॉइंट पे स्ट्रिंग में सेम होगा या डिफरेंट होगा? इस चीज को समझते हैं। देखो तो सबसे पहला क्या चीज है, देखो भाई आ जाओ समझो। सबसे पहले बताओ कौन कौन सा, इसका एबीडी बना लूं। एक M2G लगता हुआ इधर होगा, इधर क्या लगता हुआ है M1G, और इस तरफ क्या होगा, लेट से यहां पे टेंशन मैं T2 बोल देता हूं, यहां टेंशन T1 बोल देता हूं। मैं डिफरेंट डिफरेंट टेंशन लेके यहां पे काम करना शुरू करता हूं। अब देखो लेट से अगर यहां एक कॉमन सेंस फिर पता चल रहा है मुझे कि अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मुझे बताओ ये दोनों एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर जा रहा है और एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन यहां दोनों ही मासेस का सेम या अलग? अलग होगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अलग। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि नहीं? डायरेक्शन क्या है, दोनों का अलग है। ये मॉडल पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम और डिफरेंट? सेम। बात आ रही है समझ में? अब आई फिर से इस मास M2 के लिए अगर हम बात करें, इसके लिए बात कर रहे हैं, M2 के लिए बात कर रहे हैं, M2 के लिए बात कर रहे हैं, तो देखो भाई यहां पर, या M2 को छोड़ दो, यहां हम ऐसे भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एक चीज ध्यान से सुने इस जगह पे कि एक चीज यहां पे ये भी समझना है कि नेट टॉर्क, टॉर्क के बारे में पढ़ चुके हैं हम। नेट टॉर्क का फॉर्मूला होता है, नेट टॉर्क इज गिवन बाय I इंटू अल्फा, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या है बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा जो है दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। सो नेट टॉर्क एक्टिंग एट दिस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट को मान लो सेंटर पे ही कंसिडर कर लिया है, पॉइंट ए पे अगर पुली के लिए मैं लगाऊं, किसके लिए, पुली के लिए लगाऊं, तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O is given by the moment of inertia of the pulley and the angular acceleration with which the pulley is rotating। बात आ रही है समझ में यहाँ पे? अच्छा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक सिंगल टॉर्क अगर किसी फोर्स के वजह से यहाँ पे निकाल रहे हो, लेट्स से दिस इज अ रॉड और यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट ये रॉड हमारा क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये डिस्टेंस लेट्स से है D, तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू जिस पॉइंट पे आपने टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से इस फोर्स के लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। देखो कितना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, D हो जाएगा। अब इस पुली के लिए अगर मैं बात करूं तो इस पुली पे एक तो इधर फोर्स लगता हुआ है T2, जबकि एक फोर्स कितना लगता है, T1, और लेट्स से कि ये पुली इसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। तो इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा, इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा, रेडियस कितना है पुली का, R। सोचो इस जगह पे, यहां इस पॉइंट पे निकालना है, फोर्स ये है, फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, R है, तो टॉर्क ड्यू टू T2 प्लस टॉर्क ड्यू टू कितना, T1, दिस विल बी इक्वल टू, नेट टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में हम रखेंगे, है ना, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और किसी भी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दिस इज गिवन बाय मास इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस डिवाइडेड बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। ये बात पहले समझ में आ रही है? पहले तो मैं टॉर्क को देख रहा हूं, T2 के कारण एक टॉर्क लगेगा, एक टॉर्क किसके कारण, T1 के कारण लगेगा, तो T2 के कारण टॉर्क प्लस T1 के कारण टॉर्क विच विल बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब अगर इसी को हम स्केलर फॉर्म में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, वैल्यू के लिए अगर हम बात करें, सोचो T2 के कारण टॉर्क कितना होगा, यहाँ पे T2 के कारण टॉर्क, फोर्स कितना T2,
और इस फोर्स से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ इस पॉइंट O पे, कितना है ये R। उसी तरह T1 के कारण टॉर्क कितना हो जाएगा T1 इंटू R। बट द थिंग इज कि एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो टॉर्क है उस टॉर्क को हम क्या लेंगे पॉजिटिव, और उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। सोचो इस T2 इस डिस्क को किधर घुमाने की कोशिश करेगा, पुली को किधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। इसके वजह से ये पुली इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जबकि इसके कारण ये डायरेक्शन कौन सा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ही तुमने अल्फा को भी कोट किया है। तो ये टॉर्क क्या होगा T2 के कारण पॉजिटिव, जबकि T1 किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, T1 के कारण किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये अपोजिट टू दिस अल्फा डायरेक्शन है कि नहीं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो टॉर्क लेंगे T1 के कारण ये क्या लेंगे नेगेटिव। अब स्केलर वैल्यू के साथ बस इसको रख दो, देखो रख के क्या मिलता है मुझे। तो इस जगह पे जो T2 के कारण टॉर्क है दिस इज T2 इंटू R, इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लो, और वो कितना है माइनस T1 इंटू R। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस अपॉन 2। समझ में आ रहा है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो यहां पुली का निकाल रहे हैं मास ऑफ पुली इंटू R स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा। लेकिन तुमने तो एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे मास ऑफ पुली कितना है 0, तो ये ओवरऑल टर्म कितना हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। सो T2R माइनस T1R विल बी अगेन इक्वल टू 0। इसको इधर अगर लेके आओ तो T2R विल बी इक्वल टू T1 इंटू R, R से R कैंसिल हो जाएगा, अगेन दिस T2 इज इक्वल टू T1। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है, तो हर एक पॉइंट पे अभी भी टेंशन का वैल्यू कितना होगा सेम होगा, इक्वल होगा। बात आ रही है यहां तक समझ में। क्या क्या कंडीशंस लिए हैं यहाँ, स्ट्रिंग मासलेस होना चाहिए, सिंगल स्ट्रिंग होना चाहिए, और जिस पुली के ऊपर ये स्ट्रिंग है वो पुली का मास भी कितना कंसिडर करूं मैं। फिर से मास पुली का कभी 0 हो सकता क्या, कभी नहीं 0 हो सकता। मास जो लोड है उसके कंपैरिजन में उसका मास क्या है बहुत ही कम है, इसलिए मैं उसको मासलेस बोल सकता हूं। अब इसी में एक दूसरा केस अगर तुमको कह दे, लेट से कि पुली इस बार मासलेस नहीं है, पुली इस बार मासलेस नहीं है, लेकिन दूसरा जो केस है ये देखो, ये भी बड़ा खूबसूरत सा केस है। इफ द पुली इज फ्रिक्शनलेस, इफ द पुली इज फ्रिक्शनलेस, मासलेस तो नहीं है, इस बार कुछ मास है पुली का, लेकिन उसका जो सरफेस है जिसके ऊपर स्ट्रिंग को मैंने पास कराया हुआ है वो पुली का सरफेस क्या है, बिल्कुल ही स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। बात आ रही है समझ में। फिर से देखिए, इसी पुली के लिए अगर हम फिर से बात करें, इधर कितना लग रहा था फोर्स T2, इस डायरेक्शन में टेंशन कितना था T1, रेडियस कितना था पुली का R। इस बार पुली का मास 0 नहीं है, इस बार कुछ मास है पुली का, एक कंसिडरेबल मास है यहां पर, लेकिन ये जो सरफेस है पुली का जिसके ऊपर ये स्ट्रिंग जा रहा है ये सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ है। बता रही है समझ में। अब फिर से टॉर्क अगर मैं निकालूं तो टॉर्क ड्यू टू T2 माइनस टॉर्क ड्यू टू T1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ पुली, मतलब इनर्शिया रखोगे I इंटू फिर से कितना अल्फा। टॉर्क ड्यू टू T2 कितना हो जाएगा फिर से T2R माइनस T1R। इनर्शिया को एज इट इज रखने देते हैं। अब जरा सोचो कि अगर इस पुली, ये पुली का सरफेस अगर बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है, तो अगर इस पे मैं स्ट्रिंग को खींचूं तो पुली रोटेट होगा कि नहीं होगा। सोच, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग रख के अगर खींचूं तो सिंपली ये स्ट्रिंग स्लिप कर जाएगा। इट विल नॉट टेंड टू रोटेट द पुली। रोटेशन नहीं हो सकता पुली का। क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से समझो, इसमें सोचो, ये स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, है ना। इसके ऊपर अगर एक स्ट्रिंग रख के इसको खींचूं तो ये स्ट्रिंग तो सिंपली स्लिप कर जाएगा इस पे, है ना, फिसल जाएगा इस पे, और ये पुली रोटेट नहीं होगा। और जब रोटेट नहीं होगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना 0। हम कहेंगे एज द सरफेस ऑफ द पुली इज स्मूथ
smooth, perfectly smooth in fact, hence the string will simply slips of the pulley, slips of the pulley। बात आ रही है समझ में? तो अगर स्लिप कर जाएगा तो पुली रोटेट नहीं होगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 0। एंगुलर एक्सेलरेशन यहां कितना हो जाएगा? 0। इस बार ये टर्म कितना है? 0 है, सो दिस विल बी 0। हाँ कि ना? अगेन T2R माइनस T1R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। सो T2R विल बी अगेन इक्वल टू T1R, और वी कैन से दैट R कैंसिल हो गया, तो T2 का वैल्यू कितना हो गया? T1। तो अगर कोई भी एक मासलेस स्ट्रिंग ले लो, उसको पुली के ऊपर रख दो, दो मास को अटैच कर दो, और अगर वो स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस या फिर फ्रिक्शनलेस, ध्यान से समझना, या तो मासलेस हो पुली या पुली परफेक्टली स्मूथ हो उसका सरफेस, दोनों ही कंडीशन में जो स्ट्रिंग पास हो रहा है पुली पे, उसके हर एक पॉइंट पे, चाहे इस साइड या इस साइड, किसी भी साइड ले लो, हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू फिर से क्या होगा? सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। इतनी बातें आ रही है समझ में? अब इस चीज को सीख लेने के बाद इस पे छोटे छोटे पहले प्रॉब्लम कर लेते हैं, देखो यहां भी, और उसके बाद कुछ ढंग का प्रॉब्लम हम करेंगे। देखो कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है? 4th। देखिए ध्यान से सुनो, इस जगह फिर से एक पुली लिया है, इसको फिक्स कर दिया है किसी सपोर्ट से, इस जगह पे एक मास है, लेट्स से दिस इज 3 kg, इस जगह एक मास और ले लिया है, लेट्स से दिस इज 4 kg, ठीक है? और अभी तक ये बिल्कुल ही रेस्ट में है ना? मैंने ऐसा पकड़ा हुआ है इन दोनों को। सोचो कि अगर मैं इसको रिलीज करूं, इफ द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, blocks are released from rest, find a magnitude of acceleration of either block and tension developed in the string, tension developed in the string। चलिए फिर से आते हैं, समझते हैं इसको। देखो तो जिस किसी जगह पे आपको टेंशन डिटरमाइन करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस जगह रस्सी को काट लेंगे, यहां पे टेंशन T है तो इधर भी कितना हो जाएगा? T। अभी देखा है, ये एज्यूम करते हुए कि ये पुली मासलेस है या फिर फ्रिक्शनलेस है या फिर दोनों है, द पुली इज मासलेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही साइड, हर जगह स्ट्रिंग पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। चलिए आइए एफबीडी बनाते हैं। इधर बताओ क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट लगेगा कितना? 4g, और इधर कितना लगता हुआ होगा? 3g, ठीक है? एक्सेलरेशन इसका इधर मान लो और इसका एक्सेलरेशन इधर, क्योंकि ये हैवियर मास है तो ऑब्वियस है कि एक्सेलरेशन किधर होगा इसका? दिस 4 kg ब्लॉक विल कम डाउन एंड दिस 3 kg ब्लॉक विल मूव अप, ठीक है? अब आइए इस 4 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखते हैं, 4 kg ब्लॉक। इसके लिए देखो कौन कौन सा फोर्सेस लगता हुआ है इस जगह पर। पहला फोर्स बोलो, एक 4g है वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक क्या है? टेंशन। किसको पॉजिटिव लूं और किसको नेगेटिव कंसीडर करूं? कौन सा फोर्स यहां पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा? चलिए तो 4 kg वाले ब्लॉक के लिए सोचो किसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे? 4g को, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, और t यहाँ क्या है? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सोचो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 4g माइनस t विल बी इक्वल टू मास, दैट इज 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना? बात आ रही है समझ में? और इसीलिए इसी तरह से अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक को देखें, 3 kg वाले ब्लॉक को देखें, तो यहां देखो ये ब्लॉक किधर चल रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मोमेंट डायरेक्शन किधर है? ऊपर। तो t को पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव? पॉजिटिव। और ये 3g क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो t माइनस 3g विल बी इक्वल टू 3 इंटू a। और अगर हमसे गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाके अगर एक्सेलरेशन तुमने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया है तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो मुझे समझ जाना चाहिए कि a को ऊपर नहीं बल्कि किधर ड्रॉ करना है? नीचे ड्रॉ करना है। इतनी बातें आ रही है समझ में? अब आइए
अब यहां से देखो, क्या इस t और t को कैंसिल कर दें? 4g माइनस 3g विल बी इक्वल टू g एंड दिस विल बी इक्वल टू 7a। तो यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? g अपॉन 7। बात आ रही है समझ में? और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर तुम पुट कर दो, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? टेंशन मिल जाएगा। चलिए देखिए, किस इक्वेशन में रखूं बोलो? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड इक्वेशन में। चलिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखते हैं, ध्यान से सुनो। तो t माइनस 3g इज इक्वल टू 3 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ? g अपॉन 7। ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 3g बाई 7 अपॉन प्लस 3g। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना? t विल बी 24g अपॉन 7। तो यहां से एक्सेलरेशन हम इजिली डिटरमाइन कर सकते, इस इक्वेशन से भी डिटरमाइन कर सकते थे तुम। फ्रॉम 1 अगर देखे, यहां से भी देख लो भाई, फर्स्ट वाले इक्वेशन से। तो दिस 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू कितना? g अपॉन 7। t को इधर ले आइए, 4g 7 को इधर ले आएंगे, तो 4g माइनस 4g अपॉन 7 दिस विल बी इक्वल टू t। और इसको अगर मैं इक्वेट करूं, 7 4 जा 28 माइनस ये 4 है ना, 28 माइनस 4 अगेन इट्स 24g बाई 7। बात आ रही है समझ में? तो इससे भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या बिना फोर्स इक्वेशन लिखे या बिना एफबीडी बनाए क्या तुम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बता सकते हो? किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर सकते हो? बिल्कुल एक लाइन में, बिना ये फोर्स इक्वेशन लिखे, बिना एफबीडी बनाए। देखो कैसे, ध्यान से समझो। फिर से एक ही कॉन्सेप्ट पे हम यूज करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से सुने। यहां देखो भाई, तो फिर से ये ब्लॉक है, देखो इधर एक पुली से ब्लॉक अटैच है एक स्ट्रिंग से। कितना है ये मास इसका? 4 kg, और इसका मास कितना है? 3 kg, है कि नहीं? अब मुझे बताओ यहां पर कि अगर मैं इस स्ट्रिंग मास सिस्टम को ध्यान से देखूं तो इधर फोर्स कितना लगता हुआ था? 4g। इधर कितना लगता हुआ था? 3g। ठीक है, अब इसको एक ही मास समझो, एक मास की तरह ट्रीट करो। सोचो ये मास सिस्टम को एक्सेलरेट कराने वाला फोर्स कौन है? एजेंट कौन है? एक तो इस पे, इस बॉडी पे फोर्स लगता हुआ है, देखो यहां कितना? 4g। और क्योंकि ये बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इधर लगता हुआ है 3g। तो सोचो ये 4g इस सिस्टम को किधर लाने की कोशिश करेगा? नीचे। जबकि ये 3g वाला उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है ना? 4g वाला इस सिस्टम को किधर लाने की कोशिश कर रहा है? नीचे। और ये भी नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके मूवमेंट डायरेक्शन को ये क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा। तो एक सिस्टम माना है, एक बॉडी, सिंगल बॉडी की तरह अगर माना है इसको, तो मेरे पास तो यही फिर फिगर आ गया कि ये भाई आपके पास एक 7 kg का ब्लॉक है और इसको इधर लाने का काम कौन कर रहा है? 4g। जबकि रोकने का काम कौन कर रहा है यहाँ? 3g। बात आ रही है समझ में कि नहीं? इसको नीचे लाने का काम कौन करेगा? 4g, क्योंकि ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स है। ये भी नीचे लगेगा, तो असल में इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ये लाने की और ये रोकने की। लेकिन क्योंकि ये हैवियर मास है, इसका मैग्नीट्यूड नेट डाउनवर्ड फोर्स का ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 4g माइनस 3g। और अगर यहां से एक्सेलरेशन में देखूं तो नेट फोर्स कितना आ गया? ये g अपॉन टोटल मास कितना है? 7। तो देखो यहां से भी एक्सेलरेशन इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? हाँ कि ना? चलिए अब इसी पे एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इतनी बातें अगर समझ रहे हो, एक एप्लीकेशन और करो, देखो ध्यान से। एप्लीकेशन 6, इस बार मैंने फिर से पुली को फिक्स कर लिया है। ये ऐसा पुली है और एक मास यहां मैंने अटैच कर दिया है। लेट्स से दिस इज इक्वल टू 2 kg। यहां एक मास है 4 kg का, और यहां पे एक फोर्स मैं लगा रहा हूं, है ना? एक फोर्स लगा रहा हूं विच इज इक्वल टू g। कितना फोर्स लगा रहा हूं? g। ये एक फोर्स लग रहा है विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ g। अब बताओ यहां पे टेंशन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा? चलो सब लोग करके दिखाइए इसको, खुद से करो, सोचो। चलो भाई इधर ध्यान देंगे।
यहां पे फोर्स कितना होगा बोलो, 4g, दैट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक 4 kg। यहां पे कितना होगा 2g, और एक और फोर्स है, इसको g ना समझो, है ना, ये g क्या है हमारा, g के बराबर उसके इक्विवेलेंट एक फोर्स यहां लगता हुआ है। तो सोचो अगर एक्सेलरेशन मुझे डिटरमाइन करना होगा, यहां एजेंट कौन है 4g, और यहां कितना है 3g, तो एजेंट कौन होगा 4g या 3g, 4g, क्योंकि ये ग्रेटर फोर्स है। सो A will be equal to 4g minus opposing force, that is equal to 3g upon total mass, कितना हो जाएगा ये 6 kg। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया यहां से कितना g अपॉन 6। और टेंशन निकालने के लिए इसको किसी भी एक मास को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे टेंशन ड्रॉ कर लेंगे, इसका एपीडी देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे टेंशन कितना T, यहाँ भी कितना टेंशन हो जाएगा T के इक्वल। तो आइदर इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, दोनों ही सिचुएशन में मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। एंड ऑब्वियसली इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर, डाउनवर्ड, जबकि इसका किधर होगा, अप। ठीक है, यहां तक। अब आई इसके लिए अगर फोर्स इक्वेशन लिखूं, क्या करोगे इसको बोलो, T माइनस 4g और 4g माइनस टी, 4g माइनस टी, क्योंकि 4g एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और t इसके अपोजिट है। 4g माइनस टी विल बी 4 into a, सो t को इधर रख दीजिए, 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 into दिस विल बी g अपॉन 6, है कि नहीं, इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 हो गया, और t को इधर ले आओ, इस टर्म को इधर उठा के ले जाइए, तो t इज इक्वल टू 4g माइनस 2g अपॉन कितना 3, and on solving this will be equal to 12 minus 2, that means 10g upon 3। आ रही है बात समझ में, चलिए।